हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग बढ़िया होंगे। और चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा प्रीवियस पढ़ाना चाहूँगी और थोड़ा सा बस आपका रिवीजन कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो देखिए हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी टेरिडोफाइटा का हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 4th चैप्टर हमारा था स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा, उसमें हमने राइनिया कंप्लीट कर लिया है और आपका सेलेजिनेला। ठीक है, देखिए बच्चों, जो राइनिया है वो आपको क्या है, फॉसिल प्रजाति है, इसीलिए हमने उसकी लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी। ठीक है, और उसकी संरचनाएं भी हम कम पढ़ पाए हैं क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग खोज हुई है बस हम उतना ही जानते हैं। ठीक, बट जो आपके बाकी 3 है, सेलेजिनेला, ठीक है, और इक्विसिटम, टेरिस, इन तीनों के आपको लाइफ साइकिल, एटॉमी, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी, ये सारी पढ़नी है। ठीक है, स्ट्रक्चर जितना भी है सब। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इक्विसिटम के बारे में। ठीक, इक्विसिटम का हम पढ़ेंगे आज वर्गीकरण, स्पोरोफाइट की संरचना, प्रजनन, गैमेटोफाइट की संरचना और इसका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन देखेंगे। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है क्लासिफिकेशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हमें क्या लगाना है, स्पोनोफाइटा, और वर्ग आपका क्या है, स्पोनोस्पीडा। ठीक है, आदेश इसका है इक्विसिटिल्स, परिवार यानी फैमिली इक्विसिटेनी, और जीनस आपका है इक्विसिटम। जीनस यानी वंश आपका हमेशा वही होता है बच्चों जो क्या आपका नेम होता है, तो नेम इसका क्या है, इक्विसिटम, इसका जीनस भी क्या हो गया, इक्विसिटम। इक्विसिटम जिन्हें आमतौर पर हॉस्टेस के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, हॉस्टेस के नाम से जाना जाता है। स्थानीय जगह पर जहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं वहाँ इसे क्या कहते हैं, हॉस्टेस कहते हैं। और पूरी दुनिया भर में इसकी कितनी 25 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर उगता है बच्चों, यानी आप जब इसका हैबिटेट लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, नम छायादार स्थानों पर, यानी पानी के निकट, जहाँ पानी का स्रोत हो वहाँ पर। तो देखिए जरा, दलदल में, ठीक है, नदी के किनारे, तालाब के किनारे ये इक्विसिटम आपका आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और देखिए कुछ सड़क के किनारों भी मिल जाता है जहाँ पानी का सोर्स है, जैसे नालियाँ वालियाँ हो गई या गड्ढे होते हैं वहाँ पानी भर जाता है, तो वहाँ पर भी आराम से ये मिल जाता है। ठीक है, और देखिए जो इंडिया में हमारी पाई जाने वाली क्या हैं, इसकी कुछ प्रजातियां हैं, उनमें से सबसे मुख्य है इक्विसिटम डिवाइल, ई ऑर्वेल्स, ठीक है, ई इफ्यूसम, ई डिफ्यूसम और ई इलांगटम। ठीक है, ये जो 3 प्रजातियां हैं ये सबसे ज़्यादा मुख्य हैं। ठीक, और ये प्रजातियां क्या हैं आपका बच्चों, इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसके अलावा और भी प्रजातियां पाई जाती हैं, बट आपको बस ये 3 नाम ही लिख देने हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। अब देखते हैं इसके स्पोरोफाइट की संरचना यानी बाहरी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं स्पोरोफाइट का जो यानी बाहरी स्ट्रक्चर है वो। स्पोरोफाइट क्या हो गया, ये एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है, तो किस भागों में होगा इसका शरीर, तने, पत्तियों और जड़ में विभाजित रहेगा। ठीक है, तो पहले हम तने के बारे में पढ़ेंगे, फिर पत्तियाँ और फिर जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर देखते हैं। देखिए जो इसकी क्या है, जड़ है वो, सॉरी, जो इसका तना है वो कैसा होता है, भूमिगत होता है। ठीक है, 1 मीटर कम से कम भूमि की गहराई में होता है और बाकी ऊपर होता है। देखिए तो पढ़ लेते हैं, इसका तना क्या होता है, प्रकंद से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें 2 तरीके की नोट्स पाई जाती हैं, एक नोट्स और एक इंटर नोट्स। ठीक है, इससे 2 प्रकार की शाखाएं निकलती हैं, ये वाली आपकी एक बॉज शाखा और एक दूसरी उपजाऊ शाखा। उपजाऊ शाखा जो होती हैं उसके अंत सिरे पर स्टोवेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्टोवेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी बहुत शाखाएं होती हैं वो उसका रंग क्या होता है, हरे रंग की होती है। बहुत शाखाएं क्या हरे रंग की स्थायी होती हैं और इन पर नोट्स होते हैं। ठीक है, नोट्स पर और अधिक शाखाएं होती है, जैसे ये आपका हो गया नोट्स और यहाँ से बहुत सारी शाखा निकल रही है। ठीक है, फिर ये आपका नोट्स हो गया, यहाँ से बहुत सारी शाखाएं निकल रही है। ठीक, और जो उपजाऊ शाखा है मैंने क्या बताया, वो क्या होता है, हरे रंग की नहीं होती हैं। इसकी ये जो उपजाऊ शाखा है ये प्रकंद की तरह बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, और इसमें रंग हरा नहीं होता। ठीक, और क्या होता है, इसके लास्ट में स्ट्रोबल्स पाया जाता है। अब देखते हैं इसकी पत्तियां कैसी होती हैं। देखो बच्चों, जो पत्तियां होती है छोटी पतली एकदम स्केल जैसी होती है, दिखाई दे रही होंगी ना, ये क्या है, पत्तियां हैं, नुकीली नुकीली सी स्केल जैसी होती हैं। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक में एक मध्य शिरा होता है और वे प्रत्येक नोड पर चक्रों से व्यवस्थित होती हैं, आधार पर जुड़े होते हैं और शीर्ष पर स्वतंत्र होते हैं। देखो
आधार यहाँ पर क्या है, जुड़े हुए हैं, और शीर्ष पर क्या है, स्वतंत्र है। आधार पर जुड़े होने से मतलब क्या है, देखो नीचे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी पत्तियाँ एक साथ आपस में सब जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और शीर्ष पर क्या है, सारे के सारे स्वतंत्र है, सब के सब अलग अलग हैं, ठीक। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो इसीलिए ये कैसी संरचना बनाते हैं, दांतों जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक। और वे क्या है, इंटरनोड्स के आधार पर एक कप जैसी संरचना बनाती है। देखो ये क्या है, आपका इंटरनोड्स है, यहाँ पर क्या है, इंटरनोड्स है, ये सब क्या है, इंटरनोड्स। तो यहाँ ये क्या है, ये पत्तियाँ इकट्ठी होकर क्या बना रही है, कप जैसी। ये क्या है, पत्तियाँ हैं, ठीक है, यहाँ लिखा भी है लीफ, देखिए। तो ये कैसी बना रही है, इकट्ठी होकर कप जैसी संरचना बना रही है, इंटरनोड्स को संरक्षित करने के लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं जड़ें। जड़ें कैसी होती है बच्चों, पतली पतली सी इसकी जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है इसमें। और ये जड़ें हर जगह नहीं होती, जैसे अपस्थानिक जड़ें कैसी होती, राइजोट्स की तरह हो गई हैं। अपस्थानिक जड़ों की संरचना कुछ ऐसी होती है बच्चों, ऐसे निकलते जाते हैं। आपने देखा होगा मेन जो हम प्लांट्स बनाते थे, ठीक है, तो उसकी जड़ें ऐसी होती है। तो ये वाली जड़ नहीं होती है इसकी, क्या होते हैं, जहाँ जहाँ आपका प्रकंद का आधार होता है वहाँ होती है, और प्रकंद की गांठों पर, ठीक है, 2 जगह होती है इसके आधार और गांठों पर, ठीक। जैसे ये देखो, ये एक और नया क्या है आपका तना है, तो इसके आधार पर यानी प्रकंद का ये आधार है, और यहाँ क्या है आपका गांठ है, और गांठ पर ये जड़ें हैं, ठीक है, 2 जगह जड़ें पाई जाती हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना। ये तो हो गई आपकी बाहरी संरचना, अब इसकी आंतरिक संरचना देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका हवाई तना जो है, यानी जो ये वाला तना था जो ऊपर वाला, ठीक है, उसमें उसकी आंतरिक संरचना देखेंगे। इस तने को इस तरीके से हमने काट दिया है, ठीक। अब इसके तने की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। चलिए, तो क्या है, आपकी जो तना है वो 3 भागों में है। जब हमने उसे काटा तो उसकी हमें क्या दी, 3 लेयर्स दिखाई दी, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ये नोट्स बेस है आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अच्छे तरीके से, ठीक। मैं आपको डायग्राम में से समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अब क्या है, 3 परतें हमें दिखाई दी, ठीक। इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, कितनी परतें थी, 3 परतें थी। सबसे पहले आपका था एपिडर्मिस, उसके बाद आपकी दूसरी परत आती है पूरा यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक, ठीक। वो क्या होता है आपका कॉर्टेक्स होता है, ठीक। और सबसे नीचे अंदर आता है आपका ये वाली परत जो है, ये आपकी होती है स्टेल, ठीक है। तो 3 परतें हो गई, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और आपका स्टेल। देखिए जो एपिडर्मिस है वो एकल परत होती है, ठीक। यहाँ देख लेते हैं, इस वाले डायग्राम में दिखाती हूँ। ये क्या है, आपकी एपिडर्मिस है, ठीक। ये आपकी एपिडर्मिस लेयर है, और इसमें क्या होती हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। इसमें छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसकी कोशिकाएं कैसे होती है, सिलिकृत होती हैं, ठीक। कोशिकाएं देखो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोशिकाएं सिलिकृत हैं, और इसमें क्या होती है, सबसे बाहरी लेयर है ये, इसमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, ठीक। चलिए, अब दूसरी परत के बारे में हम बात करते हैं। जो दूसरी परत हमारी कौन सी है, कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स जो हमारी परत होती है वो 4 लेयर में डिवाइडेड होती है, ठीक है बच्चों, 4 लेयर में डिवाइडेड होती है। अब देखिए इसमें क्या है, कॉर्टेक्स में जो सबसे बाहरी लेयर होती है, देखिए जो कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी लेयर है वो है आपकी स्केलर काइमेट, ठीक। सबसे बाहरी कॉर्टेक्स है, ये है आपके स्केलर काइमस। ये वाली देखिए, ये वाली लेयर जा रही है, ये आपकी देखो स्केलर काइमस है, ठीक है, स्केलर काइमा कहते हैं इसे। और जो दूसरी वाली आपकी लेयर है वो कौन सी है, आपकी कोरेनकाइमेट्स, ठीक है, कोरेनकाइमेट्स हो गई। ये वाली लेयर है, ये कौन सी आपकी कोरेनकाइमेट्स लेयर हो गई। उसके बाद जो आपकी तीसरी लेयर आती है, ठीक, वो आपकी क्या है, पेरेकाइमेट्स है। देखो तीसरी लेयर आपकी यहाँ पर नेम नहीं दे रखा है पेरेकाइमेट्स का, तीसरी लेयर हमारी है पेरेकाइमेट्स। और उसके बाद सबसे लास्ट लेयर कौन सी है आपकी, एंडोडर्मिस, ठीक। तो जो आपके पेरेकाइमेट्स जो लेयर्स होती हैं, ठीक, वो क्या होती है, कोशिकाओं से बनी आंतरिक कॉर्टेक्स है। वो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो क्या है, आंतरिक है। और इसमें देखो जो आपकी कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत होती है, कैप्सिपेन पट्टियों वाली एकलर परत होती है, जो क्या है, एंडोडर्मिस है। यहाँ पर
ये वाली जो परत जा रही है ना, ये सबसे जो स्टेल से, ये कौन सी है, एंडोडर्मिस है। ठीक, तो आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। कौन सी, देखिए, सबसे बाहरी स्केलर काइमा, फिर उसके बाद कॉलेनोकाइमस, ये वाली जो बीच वाली आपकी लेयर हो गई, ये हो गई पेरिकाइमेटिस, और सबसे लास्ट की जो लेयर है नीचे वाली, ये मैंने अभी बताई, एंडोडर्मिस। ठीक है, दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, लेयर नंबर 1 ये है, फिर उसके बाद लेयर नंबर 2 ये हो गई, और 3 लेयर ये वाली है, ये वाली लेयर क्या है, 3, और ये एंडोडर्मिस लेयर हो गई 4। आपको समझ में आ गया हो, आई होप, अच्छे तरीके से। ठीक, तो हम आगे देखेंगे। देखिए, आगे हमारा है स्टेल। स्टेल कौन सी है, इसमें देखो साइफोनोस्टेल पाया जाता है। कौन सा स्टेल, साइफोनोस्टेल पाया जाता है। और इसमें देखिए जो जाइलम और फ्लोएम धागों के रूप में उपस्थित होते हैं। 3 छोटे छोटे धागे होते हैं किसके, जाइलम के, उसी में क्या होता है, फ्लोएम भी मिक्स होता है। ठीक है, मतलब फ्लोएम के भी उतने ही धागे हो गए, यानी कितने धागे हो गए, 6 धागे हो गए। ठीक है, और केंद्र में क्या होता है, यहाँ बिल्कुल बीच में आपका पानी से भरा हुआ खोखला गड्ढा होता है। तो ये हमारी संरचना किसकी हो गई, तने की हो गई। ठीक, अब इसी तरीके से हम प्रकंद की संरचना देखो, प्रकंद की भी संरचना आपकी बिल्कुल यही वाली एकदम सेम है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, इसके एपिडर्मिस में रंध्र पाया जाता है, किसमें, आपके जो तने में है रंध्र पाया जाता है, और प्रकंद में रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक, और दूसरा क्या है आपकी, कि जो आपका कॉर्टेक्स है प्रकाश संश्लेषण क्लेनकाइमा से रहित होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जरूरत किसे है, तने की को है, जड़ को तो नहीं है, मतलब प्रकंद को तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका, कॉर्टेक्स प्रकाश संश्लेषण क्लेरेनकाइमा से रहित है, यानी जो क्लेरेनकाइमा जो हमारी दूसरी वाली लेयर थी, ये वाली इसमें नहीं होती है। ठीक है, और देखो जरा, ये वाली लेयर नहीं है, तो आपको समझ में आ गया हो, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो इसका डायग्राम किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और मज्जा ठोस और खोखला होता है। जो यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं ना, ये गड्ढे भी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, और खोखले हो सकते हैं, पानी से भरे हुए नहीं हो सकते हैं। ठीक है, खोखले होते हैं। ठीक, तो आगे देख लेते हैं, हमने ये क्या हो गया हमारा, किसकी हो गई, प्रकंद की। अब लास्ट में देखेंगे हम जड़ की। देखिए बच्चों, जो जड़ की है, इसके अनुप्रस्थ काट में क्या होती है, 3 लेयर्स हमें दिखाई देती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी, एपिब्लेंडिमा, ठीक है, कॉर्टेक्स और स्टेल, सेम लेयर होती है इसमें भी, और कॉर्टेक्स की 2 परतों में विभाजित होती है। देखो, एक बाहरी मोटी कॉर्टेक्स, ठीक, जो एक्सोडर्मिस से बना होता है, और एक अंदर वाली जो पतली दीवार होती है, देखो बाहर की क्या है, कॉर्टेक्स है, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, नीचे तक, ये क्या हो गया आपका, बाहरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, देखो एपिडर्मिस है, सबसे पहले एपिडर्मिस हो गया आपका। ठीक, और उसके बाद आपका क्या है, कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स में सबसे पहले क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। ये देखो, ये आउटर वाला है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये मोटी भित्तियों से बना होता है, जो किससे, एक्सोडर्मिस से बना होता है। ठीक है, एक्सोडर्मिस से। और दूसरा वाला जो अंदरूनी वाला होता है, यानी अंदर वाला आपका क्या है, कॉर्टेक्स है, वो किससे, एंडोडर्मिस से बनी होती है। ठीक है, और देखो जरा, एंडोडर्मिस मोटी कोशिकाओं की 2 परतें होती हैं। ठीक, एंडोडर्मिस की भी 2 परतें होती हैं, कॉर्टेक्स की भी 2 परतें हो गई, एंडोडर्मिस की भी क्या होती है, 2 परतें होती हैं। स्टेल त्रिआक या टेट्रा आकृत तक भिन्न होता है, और मेटाजाइलम केंद्र में स्थित होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, जो स्टेल होता है वो त्रिआक होता है। ठीक, ये जो स्टेल है अंदर, ये क्या है, त्रिआक है पूरा, और मेटाजाइलम केंद्र में स्थित होता है। केंद्र में क्या है, मेटाजाइलम। ठीक है, ये देखो, केंद्र में जा रहा है, मेटाजाइलम स्थित है। ठीक, और स्टेल है, तो स्टेल तो आपको पता ही है, जाइलम और फ्लोएम है उनके बीच में। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं कि इक्विसिस्टम का स्पोरोफाइट क्या है, वनस्पति साधनों और बीजाणुओं के उत्पादन दोनों द्वारा प्रजनन करता है। इसका रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, यानी ये लैंगिक जनन भी करता है और अलैंगिक जनन भी करता है। तो देखते हैं पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी वनस्पतिक प्रजनन। देखो, वनस्पति प्रजनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है, कंदों द्वारा। अब देखते हैं सबसे पहले कि कंदों द्वारा किस तरीके से होता है हमारा। ठीक,
बहुत ही बच्चों इजी वे में मैं आपके लिए लेके आती हूँ। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और स्टडी जारी रखिए। चलिए तो देखते हैं वनस्पतिक प्रजनन। कंदों द्वारा कुछ जातियों में प्रकंद में गोल या अंडाकार कंद विकसित होते हैं, ठीक। मूल प्रकंद से अलग होने पर प्रत्येक कंद एक नए पौधे में विकसित हो जाते हैं और इन प्रकार स्पोरोफाइट के वनस्पतिक प्रसार में साधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना, प्रकंद के बीच में ऐसी गांठें होती हैं, वो मोटी सी गांठें ना, कुछ प्रजातियों में ऐसे मोटी सी गांठें विकसित होती हैं, ठीक है, और वो अलग होकर एक अलग ही प्लांट्स बना लेती हैं। अब देखो शाखा प्रिमोर्डिया, ठीक है। शाखा प्रिमोर्डिया द्वारा प्रकंद की प्रत्येक शाखा में एक पूर्व निर्मित शाखा आदि होती है जो पुराने प्रकंद के क्षय के बाद किसी भी समय नई उपस्थली और हवाई शाखाओं में विकसित हो सकती हैं। देखो जैसे कि मान लीजिए प्रकंद जो होता है आपका, जो शाखा होती हैं वो मान लीजिए कि ऊपर से सूख गई है, ठीक है, ऊपर से मान लो सूख गई है, तो क्या होती है, थोड़े आगे जाके जो उसकी जो प्रकंद होता है, जड़ थोड़े आगे जाके एक नई शाखा को यहाँ से विकसित कर देता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, शाखा प्रिमोर्डिया द्वारा रिप्रोडक्शन, ठीक। अब देखते हैं बीजाणुओं द्वारा रिप्रोडक्शन। इक्विसिटम में बीजाणु एक विशेष बीजाणु धारक संरचना पर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोविल्स कहते हैं। बिल्कुल किसकी तरह, हमारे हमने क्या पढ़ा था, सेलिजिनेला, उसमें भी क्या थे आपके स्ट्रोविल्स थे, तो स्ट्रोविल्स की तरह, ठीक है। वो ये भी स्ट्रोविल्स वैसा ही है, कुछ बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें दोनों मादा और नर एक ही पाए जाते थे, इसमें अलग अलग हैं, ठीक है। अब शंकु के रूप में जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, शंकु के रूप में जानते हैं। अब देखो ज़रा जो हमारे स्ट्रोविल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। देखिए स्ट्रोविल्स अर्थात शंकु उपजाऊ अंकुरों के शीर्ष पर अकेले उग जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था उपजाऊ जो अंकुरित जो शीर्ष होते हैं उसके, यानी जो दूसरी वाली हमारी तना होता है उसमें उग जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और देखो आदिम प्रकार से शंकु उपवृषीय होता है और शीर्षार्ध होता है, जबकि उन्नत प्रकार से डंठल गोलाकार शीर्ष वाला होता है। यहाँ से कैसे होता है, शंकु उपवृक्षीय होता है, ठीक है। शंकु उपवृक्षीय यानी इस तरीके से इसकी आकृति जाती है ऐसे करके, और जो नीचे की तरफ से होता है वो कैसा होता है, गोल होता है और डंठल जैसा होता है, ठीक है। कुछ प्रजातियों में शंकु के आधार पर एक वलय जैसी वृद्धि होती है, जिसे क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। ये जो वलय जैसी है ना, यानी गोल सी वृद्धि होती है, इसी क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं, ठीक। ये वाली जो वृद्धि होती है इसे क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। प्रत्येक शंकु या स्ट्रोबिल्स में एक मोटी केंद्रीय ध्रुवी होती है जिस पर कई घनी भीड़ वाले प्लेटलेट्स उपांग, जिन्हें स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, चक्र में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर शंकु अक्ष में समकोण प्रत्येक एक डंठलदार पैनल संरचना है, ठीक है। ये जो आपका है स्पोरेंजिया, यही बताया गया है कि प्रत्येक जो हमारे शंकु होते हैं उसमें क्या होते हैं, एक केंद्रीय ध्रुवी होती है, ठीक। केंद्रीय ध्रुवी हो गई, ये इसे कह रहे हैं केंद्रीय ध्रुवी हो गई, और उसके चारों ओर क्या होता है, घनी भीड़ में एक प्लेट्स उत्पन्न होती हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, स्पोरोफोर्स कहते हैं, ठीक है, स्पोरोगियोफोर्स कहते हैं, और चक्र में व्यवस्थित होता है। और प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर्स में क्या होता है, शंकु अक्ष में समकोण परिच्छेद का एक डंठल होता है, ये वाला क्या होता है, डंठल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डंठल की संरचना होती है। और प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर के नीचे एक लंबी थैली जैसी संरचना होती है जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है। देखो ये है, ये जो बीच में ये थैली जैसी संरचना है ना, ये वाली, इसे क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। प्रति स्पोरेंजिया में स्पोरेंजिया की संख्या कितनी होती है, 5 से 10 तक हो सकती है। ये देखो ये जो आपके हैं स्पोरेंजियोफाइट्स जो हैं उसके बीच में संख्या कितनी है स्पोरेंजिया की, यहाँ पर दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 5 से कितनी, 10 हो सकती हैं, ठीक। 10 से अधिक नहीं होंगी और 5 से क्या होगी, कम नहीं होंगी, लगभग उनके बीच में हो सकती है। और जो परिपक्व स्पोरेंजिया होता है एक गोल शीर्ष के साथ एक लंबी बेलनाकार संरचना, इसमें एक नाजुक और एक कोशिकीय
मोटी जैकेट परत होती है। ठीक है, जैकेट परत के अंदर स्पोरेंजेंस ऊतक का एक समूह होता है जिसमें से कुछ कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाएं में विभेदित हो जाती हैं और कुछ नष्ट हो जाती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा बीजाणु मात्र कोशिकाएं अगुणित बीजाणु चतुष्क बनाती हैं और एक्विसिटम आमतौर पर क्या होते हैं, समबीजाणुक होते हैं। ठीक, और बीजाणुओं के निर्माण के साथ गैमेटोफाइट पीढ़ी शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए ज़रा, क्या कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो हमारे बहुत सारे स्पोरेंजियम मिल रहे थे वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, पहले विकसित होते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ क्या बनाती है, हमारी बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ठीक है, और इसमें जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है उसके बाद क्या बन जाते हैं, ये बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, बीजाणु का निर्माण जैसे ही आता है गैमेटोफाइट पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं जरा इसकी गैमेटोफाइट की